को भी वो जगह मिल गई जो वो ढूंढ रहा था और वो वहां जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ मैदान में सनी के हमलों से अपने आप को बचाते वक्त इरा की नजर ध्रुव पर भी थी, जो ये देख चुकी थी कि ध्रुव ने किस तरह से काव्या को नजरअंदाज किया था। इरा के चेहरे की मुस्कान ये साफ जाहिर कर रही थी कि वो ध्रुव के इस फैसले से काफी खुश थी। इसी बीच सनी इरा के पीछे वार करने के लिए जैसे ही तेजी से आगे बढ़ा, ध्रुव ने ये देख चिल्लाते हुए कहा, इरा, जरा संभल कर। ध्रुव के चेहरे के हाव भाव को देखकर इरा समझ चुकी थी कि उसके ठीक पीछे सनी हमला करने ही वाला था। तब उसने अपनी पलकों को झपकाया और पलक झपकते ही वो किसी तितली की तरह अपनी जगह से खिसक गई। सनी अपने आप को संभालने में नाकामयाब होकर नीचे जमीन पर जा गिरा, जिससे धूल का गुबार उसके चेहरे पर आ गया। तब इरा हवा में उड़ते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, एक ही मुकाबले में कितनी बार जमीन पर गिरोगे? इस तरह तो तुम अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाओगे सनी? इरा की इस बात को सुनकर सनी को गुस्सा आ गया। वो जमीन से उठकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। ये देख इरा ने अपने हाथ से उसके सीने पर वार किया। इरा के इस वार से सनी उड़ते हुए मैदान से बाहर जा गिरा। इरा के इस जोरदार हमले से सनी चारों खाने चित हो गया और ये मुकाबला इरा जीत गई। इस मुकाबले को देख रहे सभी लोग तालियां बजाकर इरा को जीत की बधाई दे रहे थे। इरा भी अपने साथ इस जीत की खुशी को समेटते हुए ध्रुव के पास जाकर बैठ गई। उधर सनी मुकाबला हारने के बाद इरा और ध्रुव को साथ देखकर और गुस्सा हो गया। उसने अपने आप से कहा, ध्रुव, कब तक खैर मनाएगा तू? एक बार मुकाबला करने के लिए मेरे सामने मैदान में उतर, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, फिर चाहे वो प्रैक्टिस ही क्यों ना हो। खुद से ये बात करते हुए सनी अपने लोगों के साथ जाकर बैठ गया। वहीं मैदान में प्रैक्टिस के लिए फिर से शौर्य दल के दो योद्धा मुकाबला करने की प्रैक्टिस करने के लिए उतर गए। इधर जैसे ही सनी अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठा, उसने देखा कि उसके साथ के सभी लोग इस वक्त इरा और ध्रुव को ही देख रहे थे, जो कि हंस हंस कर आपस में बात कर रहे थे। उन दोनों को इस तरह से हंसते हुए देखकर सनी से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में खड़े होकर खुद से कहा, ये दोनों शायद मुझ पर हंस रहे हैं। इस ध्रुव को तो अभी ही देखना पड़ेगा। सनी ने जैसे ही अपने कदमों को आगे बढ़ाया, वहीं पर बैठे हुए उसके साथियों में से किसी ने उसे टोकते हुए कहा, जरा ध्यान से सनी, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में तुम ध्रुव के साथ साथ इरा को भी कुछ बुरा भला कह दो। अगर ऐसा गलती से भी हो गया तो तुम्हारे दिल में उसे पाने की जो हसरत है वो अधूरी रह जाएगी। अपने दोस्त से इतना सुनने के बाद सनी ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और एक गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ गया। सनी इरा और ध्रुव दोनों के पास पहुंच चुका था। वो दोनों अभी भी उसी तरह से हंसते हुए बात कर रहे थे। सनी ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, अरे ध्रुव, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम? क्या तुम यहाँ किसी के साथ मुकाबले की प्रैक्टिस करने आए हो? इरा जानती थी कि दोनों की आपस में नहीं बनती थी और इस वक्त सनी ध्रुव का मजाक उड़ाने आया था। सनी की इस बात पर इरा ने ध्रुव की तरफदारी करते हुए कहा, सनी, तुम शायद भूल रहे हो कि जिस तरह से तुम शौर्य दल का हिस्सा हो, ठीक उसी तरह से ध्रुव भी शौर्य दल का हिस्सा है। वो कभी भी मुकाबले की प्रैक्टिस देखने के लिए यहाँ आ सकता है। इरा की बात पर सनी ने कहा, लेकिन इस तरह से मुकाबले की सिर्फ प्रैक्टिस देखने से तो काम नहीं बनेगा ना। अगर ध्रुव को हमारे दल का नाम रोशन करना है तो उसे किसी ना किसी से मुकाबला करने के लिए मैदान में तो उतरना चाहिए। क्यों ध्रुव? ठीक कहा ना मैंने? ध्रुव इस बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही इरा ने तुरंत कहा, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे अभी कुछ देर पहले तुमने जो हमारे दल का नाम रोशन किया वो काफी था। इरा के इतना कहते ही एक बार फिर से वो ध्रुव के साथ हंसने लगी। ये देखकर सनी ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, वो तो वक्त वक्त की बात है। मुकाबले में एक जीतता है तो दूसरा हारता है, ये तो होता ही है, लेकिन असली योद्धा वही होता है जो मैदान में उतरता है। तब इरा ने कहा, तुम ध्रुव की चिंता मत करो सनी, और वैसे भी तुमने ही तो कहा ना कि वक्त वक्त की बात है, तो वक्त आने पर एक दिन ध्रुव से तुम्हारा सामना जरूर होगा। इरा की इस बात को सुनकर सनी के शैतानी दिमाग में एक तरकीब आई और उसने अपना दाव खीलते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे ध्रुव को देखकर ऐसा नहीं लगता
कि कभी ऐसा वक्त आएगा जब ध्रुव मेरा मुकाबला कर पाए। इस पर इरा ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए उस पर भरोसा दिखाया और सख्ती से सनी को जवाब दिया, आएगा, जरूर आएगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए सनी ने तुरंत ही कहा, ठीक है इरा, अगर ऐसी बात है तो फिर हम आज ही वो दिन तय कर लेते हैं जब ध्रुव मेरे साथ मैदान में मुकाबला करने के लिए उतरेगा। सनी के इतना कहते ही इरा थोड़ा हड़बड़ाने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा, जिसे देखते हुए सनी ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? कहीं तुम डर तो नहीं गई ये सोचकर कि अगर ध्रुव मेरा मुकाबला करेगा तो कहीं उसको कुछ हो गया तो? अपने खिलाफ इतनी बातें सुनकर अब ध्रुव का खून खौलने लगा था। उसे अंगूठी में बंद विदुर और बाहर उसके साथ बैठी इरा दोनों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव के इरादे अब कुछ और ही नजर आ रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को कुछ भी कहने से रोक रहा था। अगले ही पल ध्रुव सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सनी ने उसे उकसाते हुए कहा, मैदान से बाहर जाने से क्या होगा ध्रुव? अगर बाहर ही जाना है तो तुम इस मैसेडोनिया शहर से ही बाहर क्यों नहीं चले जाते? अब वहां मौजूद लोगों का ध्यान मैदान में चल रहे मुकाबलों की प्रैक्टिस से ज्यादा सनी और ध्रुव पर था। इतना सुनने के बाद ध्रुव ने अपने कदमों को रोका और फिर कुछ सोचने के बाद एक बार फिर से अपने कदमों को आगे बढ़ाया, लेकिन तभी सनी ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, चलो ठीक है ध्रुव, हम ऐसा करते हैं कि 1 साल बाद होने वाली यूथ सेरेमनी के वक्त हम दोनों के बीच एक फाइट तय करते हैं। बोलो, क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? सनी के इतना कहने के बाद अब सभी का ध्यान ध्रुव पर था। इस बार सनी ने सीधे सीधे ध्रुव को उससे मुकाबला करने के लिए ललकारा था। इतना कुछ सुनने के बाद भी जब ध्रुव ने सनी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो सनी को लगने लगा कि ध्रुव उससे मुकाबला करने से पहले ही हार मान गया। लेकिन तभी सीढ़ियां उतरते हुए ध्रुव ने अपने कदमों को रोका और वापस से सीढ़ियां चढ़कर सनी के सामने आकर खड़ा हो गया। ध्रुव ने सनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है, 1 साल बाद यूथ सेरेमनी के समय ही तय होगा कि किसके बाजुओं में कितना दम है। ध्रुव के मुंह से इतना सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और सनी को तो इस बात का यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि ध्रुव ने उसकी दी हुई चुनौती को मान लिया था। उधर दूसरी तरफ ध्रुव की अंगूठी में बंद विदुर ने अपने आप से कहा, ये लड़का पता नहीं क्या चाहता है, इसको इतना कुछ समझाने के बाद भी इसने पंगा ले ही लिया। वहीं इरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो ध्रुव के इस फैसले पर क्या करे। भले ही वो जान चुकी थी कि ध्रुव ने अपनी शक्ति का एक सितारा और आगे बढ़ा लिया था, लेकिन वो इस बात को भी नकार नहीं सकती थी कि अभी ध्रुव की शक्तियां इतनी नहीं बढ़ पाई थी कि वो सनी का सामना कर सके। और तो और सबसे बड़ी बात ये थी कि ध्रुव 1 साल में ऐसा क्या कर लेगा जिससे कि वो सनी से मुकाबला करने के काबिल भी बन पाए। यही सब सोचते हुए इरा परेशान होते हुए वहां से उठी और ध्रुव के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकल गई। रास्ते में इरा ने नाराज होते हुए ध्रुव से कहा, आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब कहने की? क्या मेरे इशारा करने के बाद भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? साफ साफ नजर आ रहा था कि सनी तुम्हें उकसाना चाहता था ताकि तुम उसकी बात मान लो और फिर वो सबके सामने तुम्हारा मजाक बनाए। ध्रुव ने अपनी आवाज में भरोसे के साथ जवाब दिया, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना। और शायद तुमने इस बात पर गौर नहीं किया कि जब मैंने सनी की चुनौती को मान लिया तो उसके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया था और वहां मौजूद लोगों की आंखों में भी मैंने अपने लिए उस भरोसे को देखा जो मुझे 3 साल पहले उन सब की आंखों में नजर आता था। इरा ने दोबारा अपनी उसी नाराजगी को जाहिर करते हुए कहा, ध्रुव, ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हारे पास कोई जादू है जिससे तुम उसकी चुनौती को टक्कर दे पाओगे? इरा की इस बात पर ध्रुव को वो पल अपनी नजरों के सामने नजर आने लगे जब थोड़ी देर पहले इरा सनी को मुकाबले में टक्कर दे रही थी। इरा को इस तरह से सनी का सामना करते हुए देखकर ध्रुव को भी एक पल के लिए ऐसा ही लग रहा था कि कहीं इरा के पास कोई जादुई शक्तियां तो नहीं। अगले ही पल ध्रुव ने इरा से पूछा, वैसे तुम्हारी शक्तियों का राज क्या है? क्या तुम्हारे पास मार्कस के लोगों से अलग शक्तियां हैं? क्योंकि जिस तरह से तुम सनी का मुकाबले में सामना कर रही थी
उसे देखकर तो मुझे बिल्कुल भी तुम आम लड़कियों जैसी नहीं लगी। ध्रुव की इस बात पर इरा थोड़ा सा हड़बड़ाने लगी। उसे हड़बड़ाते हुए देखकर ध्रुव को ऐसा लगा जैसे कि उसकी कही हुई बातों में शायद कोई ना कोई सच्चाई जरूर छुपी हुई थी। तभी इरा ने अपनी उस हड़बड़ाहट को छुपाते हुए कहा, ध्रुव, बात को पलटाने की कोशिश मत करो। अब ये सोचो कि आखिर तुम उस सनी का मुकाबला करोगे कैसे। ध्रुव ने इरा को सीधा जवाब नहीं दिया। ये बात करते करते दोनों शौर्य महल पहुंच चुके थे। इरा अपने कमरे में चली गई और ध्रुव इरा के बारे में सोचते हुए महल के सबसे ऊपर बने अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद अपने बेड पर बैठकर पानी पीते हुए उसने अपने आप से कहा, पता नहीं क्यों लेकिन इरा मुझे कभी कभी बहुत ही अजीब लगती है। तभी उसकी अंगूठी में से एक आवाज गूंजी, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। वैसे भी इरा का तुम्हारे परिवार में शामिल होना किसी गुत्थी से कम नहीं है। और तो और उसका अतीत भी कोई नॉर्मल नहीं लगता है। तभी ध्रुव की अंगूठी में से तेज सफेद रोशनी बाहर निकली और उस रोशनी के साथ विदुर ध्रुव को एक झटका देकर उस अंगूठी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही वो उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। इस झटके से ध्रुव ने नाराजगी के साथ थोड़ा तेज आवाज में कहा, आचार्य, हर बार इस तरह से बाहर आना जरूरी है क्या? तब विदुर ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या तुम बात बात पर इतना नाराज हो जाते हो? मुझे धमाके के साथ आना पसंद है, इसलिए मैं हमेशा इसी तरह से आऊंगा। तुम अगली बार थोड़ा होशियार हो जाना। अगले ही पल ध्रुव ने अपनी नाराजगी को भुलाते हुए पूछा, क्या आपको इरा के अतीत के बारे में कुछ पता है? ध्रुव की इस बात पर विदुर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शायद, मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। इतना कहते ही विदुर ने ध्रुव के चेहरे पर इरा के बारे में सब कुछ जान लेने की इच्छा को समझ लिया और उसने ध्रुव से कहा, इरा के बारे में अभी तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल मैं तुम्हें इरा के बारे में सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि वो बहुत ही ताकतवर परिवार से संबंध रखती है। ध्रुव को इस बात का एहसास हो गया कि उसके आचार्य उसे इरा के बारे में और कोई नई बात नहीं बताने वाले। उसने अपने चेहरे से नाराजगी जाहिर करते हुए अजीब सा चेहरा बना लिया और अपनी अलमारी को खोलकर अमृत धारा के जार को देखने लगा। तब विदुर ने उसे तुरंत कहा, उस जार से दूरी बनाए रखो। तुम्हारी शक्तियों को अगले सितारे तक पहुंचाने में अभी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। इतना सुनते ही ध्रुव ने एक झटके के साथ उस अलमारी को बंद कर दिया और वापस बिस्तर पर आकर बैठ गया। इस बार विदुर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, तुम्हें मैंने इतना समझाया, फिर भी तुमने आखिरकार उस सनी से पंगा ले ही लिया। ध्रुव ने विदुर को कुछ पल के लिए घूर कर देखा और फिर चिड़चिड़ाहट के साथ कहा, मैं तो सिर्फ उस मुकाबले से कुछ सीखना चाहता था, इसलिए वहां गया था। पंगा उसी ने लिया। अब उसने चैलेंज दे ही दिया तो आप मुझे कुछ ना कुछ तो सिखाएंगे ना। अभी मेरे पास सिर्फ वैक्यूम हैंड तकनीक है बस। विदुर ने तुरंत ही ध्रुव की बातों को समझते हुए कहा, ओह, तो तुम मुझसे जल्द से जल्द सब कुछ सीखना चाहते हो। ध्रुव ने मायूस होते हुए कहा, हाँ, और मुझे हर तकनीक के हाई लेवल को सीखना है। ध्रुव को उदास होते देखकर विदुर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम जरूर सीखोगे। आखिर तुम मेरे चेले हो। हालांकि फिलहाल तुम्हारी हालत बहुत ही खराब है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमेशा तुम्हारी हालत इस तरह की बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मैं तुम्हें मार्कस की सभी शक्तियां सिखाऊंगा। ये सुनकर ध्रुव बड़ा ही खुश हुआ और वो काफी उत्सुक नजर आ रहा था कि आखिर उसके गुरु विदुर उसे कौन कौन सी शक्तियां सिखाएंगे। विदुर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, भले ही तुम्हारे पास अभी ज्यादा तकनीक ना हो, लेकिन मैं तुम्हें एक तकनीक के बारे में बताऊंगा जो कि क्लास 2 की तकनीक है। लेकिन इसे सीखने के लिए तुम्हें पहले अपनी शक्तियों के सितारे को 5वें सितारे पर ले जाना पड़ेगा। क्लास 2 की तकनीक के बारे में सुनकर ध्रुव खुशी से हैरान हो उठा और उसने कहा, क्लास 2 की तकनीक का कौन सा लेवल? ध्रुव की इस उत्सुकता पर विदुर ने बड़े ही इत्मीनान के साथ कहा, मुझे लगता है कि ये क्लास 2 की तकनीक का हाई लेवल है, जिसे मैंने बहुत पहले ही किसी के कहने पर सीख लिया है। ये सुनने के बाद ध्रुव के मुंह से तुरंत ही निकला, क्लास 2 की तकनीक का हाई लेवल। ध्रुव विदुर से क्लास 2 की तकनीक के हाई लेवल को सीखने के लिए बहुत ही बेकरार नजर आ रहा था, क्योंकि क्लास 2 की तकनीक का हाई लेवल बहुत ही कम लोगों ने सीखा हुआ था। लेकिन विदुर के लिए ये सिर्फ एक मामूली सी शक्ति थी। तभी ध्रुव को आदेश देते हुए विदुर ने अपनी उंगली उठाई और ध्रुव के सिर को हल्के से थपथपाते हुए कहा,
मैंने बोला ना कि मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा। चलो अपनी आंखें बंद करो और ध्यान केंद्रित करो। जैसे ही ध्रुव ने विदुर के कहे अनुसार अपना ध्यान लगाना शुरू किया, थोड़ी ही देर बाद उसके सिर में एक हल्का सा दर्द शुरू हो गया। ध्रुव ने महसूस किया कि उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी आना शुरू हो चुकी थी। ऑक्टेन ब्लास्ट, क्लास 2 की तकनीक का हाई लेवल, करीबी मुकाबला में काम आने वाली शक्ति। इसमें हमलों पर ध्यान देते हुए महारत हासिल की जाती है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्लास 1 की तकनीक सबसे नॉर्मल होती है, उसके बाद आता है क्लास 2, फिर क्लास 3 और दुनिया की सबसे कमाल तकनीक होती है क्लास 4। हर तकनीक के 3 लेवल होते हैं, हाई, मीडियम और लो। अभी हम बात कर रहे हैं क्लास 2 की तकनीक, ऑक्टेन ब्लास्ट के हाई लेवल की। ऑक्टेन ब्लास्ट के हमलों में 8 अलग अलग ताकतें होती हैं। ये ताकतें इतनी ताकतवर होती हैं कि इसे क्लास 3 की तकनीक के लो लेवल के बराबर माना जाता है। विदुर ध्रुव से ये बातें कह रहे थे और अब ध्रुव धीरे धीरे होश में आते हुए नजर आ रहा था। उसके पूरे शरीर में वो सारी जानकारियां दौड़ रही थी जिसे अभी अभी विदुर ने उसके दिमाग में डाला था। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मतलब इस तकनीक का हमला क्लास 3 की तकनीक के लो लेवल के बराबर होता है। ये तो काफी सही है। मार्कस पर जब शक्तियों की बात हो और वो भी क्लास 2 की तकनीक और क्लास 3 की तकनीक के बीच की, तो उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क था, क्योंकि क्लास 3 की तकनीक मार्कस की दूसरी सबसे शक्तिशाली तकनीक थी और पहली थी क्लास 4। फिर भी क्लास 2 की तकनीक के ऑक्टेन ब्लास्ट के बारे में माना जाता था कि क्लास 3 की तकनीक के लो लेवल को टक्कर दे सकती थी। ऑक्टेन ब्लास्ट के बारे में जानने के बाद ध्रुव कहने लगा, अगर मैं इस शक्ति को सीखकर इसका अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाऊं तो मैं शायद सनी को हरा सकता हूं। ध्रुव ऑक्टेन ब्लास्ट के बारे में इतना कुछ सोच ही रहा था कि उसके ध्यान को तोड़ते हुए विदुर ने उसे हकीकत से रूबरू कराते हुए कहा, अरे अरे अरे, अभी से इतने ख्याली प्लाव भी मत बनाओ। भले ही क्लास 2 की तकनीक सीखने के लिए किसी को अपनी शक्तियों के सितारे को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत ना हो, लेकिन अगर कोई इसका इस्तेमाल करता है तो उसके बाजुओं में ताकत का होना जरूरी है। नहीं तो हो सकता है आप अपने दुश्मन का सामना करने से पहले ही खुद के हाथ पैर तुड़वा लो। विदुर की ये बातें सुनने के बाद ध्रुव एक पल के लिए हताश हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने सवाल किया, तो फिर मैं अपने शरीर की ताकत को कैसे आगे तक ले जाऊंगा? ध्रुव का सवाल सुनकर विदुर ने जवाब देते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी ताकत को बढ़ाना है तो तुम्हें अपनी शक्तियों के सितारे को बढ़ाना होगा, और अगर तुम ऐसा कर पाने में असफल हो रहे हो तो फिर तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है। इतना कहते हुए विदुर शातिराना ढंग से मुस्कुराने लगे, जिसे देखकर ध्रुव समझ गया कि उसके आचार्य के दिमाग में कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है। तब ध्रुव ने नाराजगी के साथ कहा, आप कह रहे हैं कि मुझे किसी की मदद की जरूरत है और आप मुझ पर हंस भी रहे हैं। इस पल जहां ध्रुव के चेहरे पर नाराजगी नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ विदुर उसे देखकर मुस्कुराते हुए नजर आ रहा था। हंसते हुए विदुर ने कहा, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा मार खाओगे उतना अच्छा होगा। ये कहकर विदुर लगातार हंस रहा था और ध्रुव ये देखकर बड़े गुस्से में नजर आ रहा था। उसे विदुर की इस हरकत का मतलब उस वक्त समझ नहीं आया। अगली सुबह एक पहाड़ी पर ध्रुव की ट्रेनिंग शुरू हुई। इस पहाड़ी को सुबह सुबह की ओस की बूंदों ने ढक कर रखा था। तभी अचानक से किसी के दर्द से तड़पने की आवाज सुनाई दी। पहाड़ी के पीछे एक गुफानुमा जगह पर ध्रुव के दोनों पैर जमीन के अंदर किसी पेड़ की जड़ों के समान गड़े हुए थे। उसके दोनों पैरों की उंगलियां जमीन के अंदर दबी हुई थीं। ध्रुव अपने दोनों दांतों को पीस रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें नजर आ रही थीं। उसके पूरे शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। उसने सिर्फ एक छोटी पैंट पहनी हुई थी। उसकी पीठ पर कुछ निशान नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा हो। ध्रुव के ठीक पीछे एक बड़े से पत्थर पर ध्यान मुद्रा में विदुर बैठे हुए थे। विदुर के चेहरे पर एक बहुत गंभीर भाव नजर आ रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि ध्रुव किस दर्द को सहन करने की कोशिश कर रहा था। तभी विदुर ने अपनी हथेली को धीरे से ऊपर की ओर उठाया
और जैसे ही विदुर ने ऐसा किया तो ध्रुव के चारों तरफ कुछ सख्त से दिखने वाली गेंद नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो गेंदें लोहे की थीं। विदुर ने जैसे इशारा किया वो गेंदें ध्रुव के शरीर पर वार करने लगी। इससे ध्रुव को बड़ी चोटें लग रही थी और उसके मुंह से चीख निकल रही थी। ध्रुव के होंठ इस मार की वजह से कांपते हुए नजर आ रहे थे। वो इस दर्द को सहते हुए अपने दांतों के भीतर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसका कंधा सुन्न हो चुका था और तेज दर्द की लहर ने उसके दिल में जगह बना ली। तेज दर्द को सहन करते हुए उसने महसूस किया कि उसके पैर पूरी तरह से नर्म पड़ चुके थे और उसका संतुलन अब पूरी तरह से खत्म हो गया था। इस दर्द को सहन करने के कुछ देर बाद अब उसका शरीर फिर से धीरे धीरे सामान्य होता चला जा रहा था। जब उसके कंधे का दर्द धीरे धीरे दूर हो गया, ध्रुव का चेहरा ठीक होते जा रहा था और उसने खुद पर गुस्से में चिल्लाया, एक बार फिर से आचार्य। ध्रुव को देखते हुए विदुर के मुरझाए हुए चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने धीरे से अपने सिर को हिलाया और एक बार फिर से अपने हाथों से इशारा किया। उनके इशारे से वो सख्त गेंदें ध्रुव के शरीर पर बरसने लगी। पहाड़ी की इस छोटी सी खुफिया जगह पर ध्रुव के मुंह से निकलती हुई दर्द से तड़पने की चीखें सुनाई दे रही थी। विदुर के हमले ध्रुव के शरीर की सहन शक्ति को बढ़ा रहे थे। हमलों ने ध्रुव के शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन ध्रुव ने इस दर्द को सहन कर लिया था। सब कुछ सहन करने के बाद ध्रुव लड़खड़ाता हुआ विदुर के नजदीक जा पहुंचा और जमीन पर गिरने के बाद उसके मुंह से एक धीमी सी आवाज निकली, आचार्य, अब क्या कहेंगे आप मेरी ताकत के बारे में? विदुर भले ही खुलकर ध्रुव की तारीफ नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मन ही मन ध्रुव की तारीफ करते हुए खुद से कहा, तुम वाकई में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो ध्रुव। आज की ट्रेनिंग की शुरुआत में मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ 70 हमलों को ही सहन कर पाओगे, लेकिन तुमने मेरी उम्मीद से बढ़कर अपने बदन पर 80 हमलों को सहन किया। जमीन पर अधमरी हालत में पड़े ध्रुव को देखते हुए विदुर ने उससे आगे कहा, तुम्हारा आज का प्रदर्शन पिछले कई दिनों के प्रदर्शन से बेहतर था। अपने आचार्य विदुर के मुंह से इतना सुनने के बाद ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और जमीन पर जा गिरा। कुछ देर बाद जब उसके शरीर में अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत आई तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने ट्रेनिंग वाले अपने कपड़े उतारकर पास की चट्टान पर रख दिए और दोबारा उन्हीं कपड़ों को पहनने लगा जिसमें वो आया था। कपड़े पहनते वक्त जब उसके कपड़े मार वाली जगह को छूते, उसके मुंह से दर्द से कराने की आवाज निकलती और वो तड़प उठता। इधर विदुर अपने आप को एक सफेद रंग की रोशनी के रूप में गायब करते हुए ध्रुव की अंगूठी में चला गया। जाने से पहले विदुर ने ध्रुव से एक बात कही जो कि ट्रेनिंग के दौरान कई बार वो कह चुका था, अब जल्दी घर जाओ और जाकर अमृत धारा में अपने आप को डुबा दो ताकि तुम्हारे शरीर पर लगे हुए सारे घाव भर जाएं और तुम फिर से साधारण नजर आने लगो। अपने गुरुदेव विदुर की बात पर ध्रुव ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और कपड़े पहनने के बाद उस पहाड़ी वाले जंगल के रास्ते से होते हुए शौर्य महल की ओर निकल गया। शौर्य महल पहुंचते ही वो सीधे अपने कमरे में गया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने अपने कपड़े उतारे और सीधे अमृत धारा वाले पानी के टब में नहाने के लिए चला गया और अमृत धारा का आनंद लेने लगा। उस टब में नहाने से उसके शरीर पर लगे घाव ठीक हो रहे थे। कुछ देर के बाद उसने अपने शरीर को पूरी तरह से टब में छोड़ दिया। इस दर्दनाक ट्रेनिंग सेशन को सहन करने के बाद ध्रुव अपने शरीर और दिमाग दोनों से पूरी तरह से थक चुका था। इस थकावट की वजह से कुछ ही देर में उसे टब में ही नींद आ गई। जब ध्रुव गहरी नींद में सो रहा था तब अमृत धारा अपना असर दिखा रही थी। वो ध्रुव के शरीर की उन सभी मांसपेशियों को मजबूती दे रही थी जो उस कठिन और दर्दनाक ट्रेनिंग के दौरान कमजोर हो गई थी। जब ध्रुव की नींद खुली तो उसके कमरे में सूरज की किरणें दस्तक दे चुकी थी और अब वो तेज किरणें सीधे ध्रुव के कमरे की खिड़की से होते हुए उसके चेहरे पर आ रही थी। जैसे ही ध्रुव ने अपनी आंखों को खोलने के बाद अमृत धारा से भरे टब से उठने की कोशिश की, उसके शरीर की मांसपेशियां कड़कड़ाने लगी, जिसे महसूस करते हुए उसने अपने आप से कहा, बस इस पल के लिए ही तो मैं ट्रेनिंग के समय इतनी मेहनत करता हूँ।
ताकि मेरे शरीर में और जान आ पाए। इतना कहते हुए जैसे ही ध्रुव अमृत धारा से भरे हुए उस टब से बाहर निकला तो उसने देखा कि टब में अमृत धारा वाले हरे रंग के पानी ने अपना रंग बदल दिया। अब उसमें हरे रंग के पानी की जगह पूरी तरह साफ पानी दिखाई दे रहा था। उस पानी को देखकर ध्रुव ने खुद से कहा, मुझे अमृत धारा का और इंतजाम करने के बारे में भी ध्यान रखना जरूरी है। ये सोचते हुए कुछ ही देर में ध्रुव आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे अपने अंदर एक अलग ही शक्ति महसूस हो रही थी। ध्रुव ने अपने आप को आईने में देखकर खुश होते हुए खुद से कहा, अब आखिरकार मैं शक्ति के 5वें सितारे पर हूँ। अब मैं नहीं रुकूंगा। आधे महीने में शक्ति का 4था सितारा और फिर अगले 1.5 महीने में शक्ति के 5वें सितारे को पाना पहले वाले ध्रुव के लिए नामुमकिन था। जिस तरह से ध्रुव अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगले साल तक उसके लिए अपनी शक्ति को 7वें सितारे पर ले जाना कोई ज्यादा मुश्किल का काम नहीं होगा। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं थी कि ध्रुव के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ अमृत धारा की बदौलत ही था, क्योंकि ध्रुव इन दिनों जिस तरह की कठिन ट्रेनिंग से होकर गुजर रहा था, बिना अमृत धारा के ये सब सह पाना उसके लिए नामुमकिन था। और शायद बिना अमृत धारा के तो वो ऐसी ट्रेनिंग करते हुए 7वें सितारे तक पहुंचने से पहले ही मर सकता था। ध्रुव ने फिर आईने में खुद को देखते हुए कहा, अगर मुझे अपनी शक्तियों के सितारों को आगे बढ़ाना है तो मेरे लिए फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है अमृत धारा के लिए फिर से जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना। अपने आप से बातें करते हुए ध्रुव बेड पर आकर बैठ गया और अपने पास रखे हुए पैसों को जोड़ते हुए खुद से कहने लगा, मेरे पास अब भी इतने पैसे नहीं है कि मैं अमृत धारा के लिए जरूरी सामान को खरीद सकूं। मुझे अपनी इस हालत पर यकीन नहीं हो रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पैसों की कभी मुझे इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इस बार ध्रुव ने अंगूठी में बंद विदुर से पूछा, आचार्य, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस बार हम अमृत धारा बनाने के लिए पिछली बार वाली जड़ी बूटियों में से कुछ जड़ी बूटियों को कम कर सकते हैं? इस बात को नकारते हुए विदुर ने कहा, बेशक तुम चाहो तो आधे से कम जड़ी बूटियां लेकर आओ, लेकिन एक बात याद रख लेना, जिस तरह से तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। दरअसल ध्रुव भी विदुर के सामने नाटक कर रहा था, क्योंकि उसके पास एक रास्ता तो था, लेकिन वो सीधे तौर पर उसके बारे में अपने गुरुदेव से बात नहीं करना चाहता था। हालांकि इस बारे में वो पहले ही थोड़ी सी जानकारी विदुर को बातों ही बातों में दे चुका था। इस बार मौका पाते ही विदुर सीधे अपनी बात पर आ गया और कहने लगा, आचार्य, क्या आपको याद है कुछ दिनों पहले जब हम इरा और सनी के मुकाबले की प्रैक्टिस देख रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि अमृत धारा के लिए पैसों के इंतजाम के बारे में मैंने कुछ सोचा है। ध्रुव की इस बात पर विदुर पलक झपकते ही अंगूठी से बाहर आ गया और उसके सामने आकर कहने लगा, हाँ, मुझे सब कुछ याद है। मैं यही तो जानना चाह रहा था कि आखिर तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में चल क्या रहा है। तब ध्रुव ने विदुर से कहा, ठीक है आचार्य, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके अलावा भी कोई इस अमृत धारा को बना सकता है? ध्रुव की इस बात पर विदुर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम ध्रुव? मार्कस पर कई तरह की जड़ी बूटियां हैं और उनको सही मात्रा में मिलाने से ही कोई इस तरह की अमृत धारा बना सकता है। अगर ये मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो ना जाने क्या से क्या बन सकता है और उसका तुम्हारे शरीर पर कोई जोखिम भरा असर भी हो सकता है, जो तुम्हें शायद अभी नहीं लेकिन बाद में पता चलेगा। विदुर इन बातों के बारे में बता ही रहा था कि तभी ध्रुव ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, आचार्य, मुझे ये पता है कि जड़ी बूटियों को गलत तरीके से मिलाने से नुकसान हो सकता है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके अलावा भी कोई है जो इस अमृत धारा को बना सकता है? इस बार विदुर ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, हो भी सकता है। विदुर के इतना कहते ही ध्रुव किसी सोच में पड़ गया। अगले ही पल विदुर ने आगे कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पूरे वुहान साम्राज्य में मेरे अलावा कोई और भी होगा जो इतनी बढ़िया अमृत धारा बना सके। इस बात को कहते समय विदुर की आंखों में गर्व झलक रहा था। विदुर की बात सुनकर ध्रुव ने खुश होते हुए कहा, आचार्य, आप तो कमाल हो। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो ये है कि हम इस अमृत धारा की नीलामी करवाएंगे। जब इसकी ऊंचे दामों पर बोली लगेगी तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। हम उन पैसों से अच्छी तादाद में जड़ी बूटियां खरीदेंगे और अपने लिए और अमृत धारा बनाएंगे। ध्रुव की इस बात पर विदुर के चेहरे पर कोई खास खुशी नजर नहीं आ रही थी।
क्योंकि इस तरह की चीजों को बनाने वाला कभी अपनी तैयार की गई किसी चीज को बेचना ठीक नहीं समझता था। विदुर ने सपाट लहजे में ध्रुव से कहा, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो देख लो, तुम्हारी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसमें। जब ध्रुव ने जान लिया कि इस अमृत धारा की नीलामी से विदुर को कोई परेशानी नहीं है तो वो खुश हुआ और उसके पास अब जितने पैसे बाकी थे उससे उसने कुछ जड़ी बूटियों को खरीदने के बारे में सोचा। कुछ ही देर में ध्रुव बाजार में पहुंचकर बहुत ही जल्द वो जड़ी बूटियां खरीद कर ले आया, जिससे विदुर ने फिर से अमृत धारा बना ली। लेकिन सस्ती जड़ी बूटियों से इस बार विदुर ने जिस अमृत धारा को बनाया था उसका रंग पहले वाले हरे रंग के मुकाबले बहुत ही बेकार सा नजर आ रहा था। इस अमृत धारा को एक छोटी सी शीशी में सुरक्षित रखने के बाद आखिरकार ध्रुव ने एक गहरी सांस लेते हुए कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और अपने पास सुरक्षित रखी हुई उस शीशी को लेकर मैसेडोनिया शहर की सबसे बड़ी नीलामी वाली जगह पर जाने के लिए निकल गया। दरबार नीलामी घर मैसेडोनिया शहर का सबसे बड़ा नीलामी घर था, जिसे वुहान साम्राज्य के सबसे रईस खानदानों में से एक दरबार परिवार संभालता था। दरबार परिवार वुहान साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक था। इस परिवार के सभी से रिश्ते भी बहुत अच्छे थे, यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी मानना था कि उनका वुहान साम्राज्य में एक अलग ही दबदबा था। वुहान साम्राज्य में जिस तरह से जयान परिवार का दबदबा था, ठीक उसी तरह से दरबार परिवार का भी दबदबा था। उनके दबदबे का असर नीलामी के वक्त भी देखने को मिलता था। चाहे कितना भी फायदा हो या नुकसान, कोई भी दरबार परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। इधर दूसरी तरफ ध्रुव नीलामी घर के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था। अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ आया। वो पास वाली गली से अंदर गया और वहां से अपने मुंह पर एक काले रंग का नकाब डालकर निकला। इस नकाब के साथ साथ ध्रुव ने अपना पूरा का पूरा हुलिया ही बदल लिया था। उसने सिर से पैर तक काले रंग के कपड़े पहन लिए थे, जिससे अब वो पहले से थोड़ा तगड़ा भी नजर आ रहा था। उसे इस हुलिये में अब कोई भी पहचान नहीं सकता था। अब ध्रुव ने एक राहत की सांस ली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अपना हुलिया बदलने के बाद ध्रुव बेपरवाह हो गया था, बल्कि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि जब लोगों को इस अमृत धारा के बारे में पता चलेगा तो इस बात को बहुत ही होशियारी से संभालना होगा, क्योंकि शायद वो इस बात को समझ चुका था कि जब इस अमृत धारा के बारे में शहर के दलों को पता चलेगा तो हर कोई इसे पाने की ख्वाहिश रखेगा। हर कोई चाहेगा कि अमृत धारा की मदद से उनका दल और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। अमृत धारा को पाने की चाह में कोई ना कोई उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इसलिए ध्रुव ने अपना हुलिया बदलने का ये रास्ता चुना था। एक बार फिर से नीलामी घर के ठीक सामने खड़े होने के बाद ध्रुव ने पूरे भरोसे के साथ उस नीलामी घर में कदम रखा। हालांकि उस नीलामी घर के बाहर कुछ सैनिक खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन किसी ने भी ध्रुव का रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। नीलामी घर में जाने के बाद ध्रुव ने बहुत ही जल्द अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाना शुरू कर दिया और तभी उसकी नजर एक कमरे पर गई। उस कमरे पर लिखा हुआ था इंस्पेक्शन रूम। ये वही जगह थी जिसकी ध्रुव को तलाश थी। जैसे ही ध्रुव ने उस कमरे के अंदर अपने कदमों को बढ़ाया तो उसने देखा कि पूरा का पूरा कमरा खाली था। तभी उसकी नजर एक अधेड़ उम्र के आदमी पर गई, जिसे देखकर ध्रुव ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ध्रुव की आवाज जैसे ही उस आदमी के कानों में पड़ी, वो अपनी जगह से उठकर ध्रुव के करीब आया। ध्रुव का पहनावा देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अगले ही पल उसने ध्रुव से पूछा, क्या आप यहाँ पर किसी चीज की जांच के लिए आए हैं? ध्रुव ने भारी भरकम आवाज में जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। दरअसल ये भारी आवाज ध्रुव की नहीं बल्कि उसकी अंगूठी में बंद विदुर की थी। इसके बाद ध्रुव कमरे के अंदर चला आया और उसने उस आदमी के सामने अमृत धारा की शीशी निकाल कर रख दी। उस आदमी ने अमृत धारा की शीशी को उठाया और उसे गौर से देखते हुए सूंघने लगा। अगले ही पल उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने ध्रुव को इज्जत देते हुए पूछा, क्या ये आपने बनाया है? उसके सवाल पर विदुर की आवाज आई, हाँ इसे मैंने तैयार किया है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये क्या है और इसके क्या फायदे हैं? उसके सवाल पर पूरे आत्मविश्वास के साथ विदुर की आवाज आई, अमृत धारा, आप इसे अमृत धारा कह सकते हैं। ये लोगों की शक्तियों को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन ये सिर्फ एकलव्य रैंक को हासिल करने तक ही काम आएगा। इतना जानने के बाद उस आदमी ने हैरानी के साथ कहा, तो क्या सच में ये एकलव्य रैंक हासिल करने में मदद करता है?
आपको विश्वास है? उस आदमी ने ये बात इसलिए दोहराई क्योंकि मार्कस में हर कोई एक बात जानता था, और वो बात ये थी कि एकलव्य रैंक को हासिल करने के लिए अगर किसी दवा का इस्तेमाल किया जाए तो रैंक पर पहुंचने से पहले आपकी जान भी जा सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि एकलव्य रैंक के पहले आपके शरीर की ताकत बहुत ही कम होती है, और हो सकता है दवाई का असर आपके शरीर पर इतना ज्यादा हो जाए कि आप इसे झेल ना पाओ और आपकी जान चली जाए। यही बात सोचते हुए वो आदमी ध्रुव को घूर रहा था। वो इसकी बोली लगवाने के लिए सहमत भी था और नहीं भी। ये देखकर ध्रुव थोड़ा परेशान हो गया। उस आदमी के चेहरे के हाव भाव को भांपकर ध्रुव की आड़ लेते हुए विदुर ने अंगूठी में से ही कहा, आप जैसा सोच रहे हैं मेरी अमृत धारा बिल्कुल भी वैसी नहीं है। इस अमृत धारा के जरिए शक्ति के सितारे को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। ये ट्रेनिंग के दौरान इंसान की घायल मांसपेशियों को बहुत ही जल्द मजबूत कर देती है, जिससे कि आप अपनी ट्रेनिंग को आगे भी जारी रख पाते हैं। इससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इतना सुनने के बाद उस आदमी ने शीशी को वापस मेज पर रख दिया और कहा, क्या आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? उसके इतना कहते ही एक पल के लिए ध्रुव सोच में पड़ गया और विदुर से कहने लगा, आचार्य, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी को अमृत धारा के बारे में कुछ पता चल गया है और अभी हमारे खिलाफ किसी साजिश को अंजाम देने के बारे में सोच रहा हो? ये सुनकर तुरंत विदुर ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, अरे इतना घबराओ मत, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। तभी उस शख्स ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, दरअसल इस दवा को परखने के लिए मुझे किसी खास आदमी को बुलाना होगा। ये सुनने के बाद अब ध्रुव को विदुर की बातों पर यकीन हुआ और उसने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी ठीक है, आप इसे परखने के लिए जिसे चाहे बुला सकते हैं। इतना कहते हुए ध्रुव वहीं पास में रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उस शख्स के कमरे से बाहर जाने के बाद भी ध्रुव और विदुर ने होशियारी से काम लिया और उस इंस्पेक्शन रूम में बिना एक दूसरे से बात करते हुए चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि दोनों अपनी पहचान को किसी के भी सामने उजागर नहीं करना चाहते थे। कुछ ही देर में वो आदमी अपने साथ एक और आदमी लेकर इंस्पेक्शन रूम में वापस आ गया। उस दूसरे आदमी ने एक हरे रंग का कपड़ा पहना था, लेकिन उसके कपड़ों पर कुछ इस तरह के निशान थे जिसे देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो एक हकीम था। उस आदमी ने उस हकीम का परिचय देते हुए कहा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारी नीलामी घर के चरक गुरु हैं, जो महादक्ष रैंक हासिल कर चुके हैं, यानी शून्य, एकलव्य और दक्ष रैंक से भी आगे। साथ ही साथ ये हकीम भी हैं, इसलिए इन्हें चरक गुरु कहते हैं। चरक गुरु की पहचान जानने के बाद ध्रुव थोड़ा सा हैरान हो गया। ऐसा पहली बार था जब उसने अपनी आंखों के सामने विदुर की तरह ही किसी औषधि बनाने वाले हकीम को देखा था। चरक गुरु के चेहरे पर एक अहंकार वाली मुस्कुराहट नजर आ रही थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो कि अमूमन हर हकीम के चेहरे पर होती ही थी। जिस वक्त ध्रुव चरक गुरु को गौर से देख रहा था, उसी समय चरक गुरु भी ध्रुव को समझने की कोशिश में लगा हुआ था। मार्कस पर हकीम शक्तिशाली तो थे ही, साथ ही साथ वो तरह तरह की औषधि बनाने में माहिर हुआ करते थे, इसलिए उनकी सभी इज्जत करते थे। चरक गुरु ने ध्रुव की उस शीशी को उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने उस शीशी के ढक्कन को खोला और उसकी खुशबू को सूंघकर कुछ समझने की कोशिश की। अगले ही पल उसने शीशी की कुछ बूंदों को एक कांच की ट्यूब में डालकर उसमें एक पाउडर मिलाया, जिससे उसका रंग बदलकर और गहरा हरा हो गया। उस अमृत धारा की सिर्फ 2 बूंदों को परखने के बाद ही चरक गुरु के चेहरे का रंग उड़ गया था। अब उसकी नजरों में ध्रुव की अहमियत बढ़ गई थी। चरक गुरु ने उस आदमी के पास जाकर उससे कहा, यह अमृत धारा बढ़िया है, इन्होंने जो भी इसके बारे में बताया सब सच है। चरक गुरु से इतना जानने के बाद उस आदमी के चेहरे पर एक राहत नजर आई। उसने गहरी सांस ली और ध्रुव के पास आकर बोला, क्या आप इस अमृत धारा की नीलामी के बारे में सोच रहे हैं? उस आदमी के इतना कहते ही ध्रुव ने बिना देर किए तुरंत जवाब दिया, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसकी नीलामी के बारे में ही सोच रहा था। क्या आप इसकी नीलामी जल्द से जल्द करा सकते हैं? ध्रुव की इस उत्सुकता को देखते हुए उस आदमी ने तुरंत ध्रुव के हाथों में एक काला कार्ड थमाते हुए कहा, हाँ जरूर,
क्यों नहीं, आप इस कार्ड को अपने पास रख लीजिए और उस हॉल की ओर चले जाइए। इस वक्त हॉल में नीलामी चल ही रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपकी इस अमृत धारा को भी वहां पर कोई ना कोई खरीदार जरूर मिल जाएगा। उसके इतना कहते ही ध्रुव ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और जरा भी देर ना करते हुए उस काले रंग के कार्ड को लेकर हॉल की ओर अपने कदमों को बढ़ाने लगा। ध्रुव के इंस्पेक्शन रूम से निकलने के तुरंत बाद वो आदमी चरक गुरु के पास गया और धीरे से उससे पूछने लगा, चरक गुरु, क्या सही में वो आपको कोई हकीम नजर आता है? उनकी बात पर चरक गुरु ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, वो सही में एक हकीम है। उसकी आवाज में जो भरोसा नजर आ रहा था उससे मुझे साफ लग रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। इतना कहने के बाद चरक गुरु ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर आया कहाँ से है, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है मेसुडोरिया शहर में ऐसा तो कोई हकीम है ही नहीं जो कि एकलव्य रैंक को हासिल करने के लिए अमृत धारा को बना सके। चरक गुरु की इस बात पर उस शख्स ने तुरंत सवाल करते हुए कहा, अगर आप कहें तो मैं उसके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करूं। ये सुनकर चरक गुरु ने बिना देर किए कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं। सभी हकीम बड़े ही अजीबोगरीब तरह के होते हैं। अगर उसे इस बात की जरा भी भनक लग गई कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है तो फिर वो और भी ज्यादा सतर्क हो जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई भी कदम गलती से भी मत उठाना। इतना कहने के बाद चरक गुरु ने उस आदमी के पास आकर धीरे से कहा, तुम उसके लिए कुछ ऐसा करो जिससे कि उसे हमारी नीलामी से कोई ना कोई फायदा पहुंचे। और इसके लिए तुम्हें क्या करना है, मेरे ख्याल से तुम इस बारे में अच्छे से जानते हो। उस आदमी ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, जी मैं समझ गया, आपका मतलब क्या है, काम हो जाएगा। इंस्पेक्शन रूम से बाहर जाने से पहले चरक गुरु ने उस आदमी से कहा, और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, भले ही अमृत धारा लाने वाला वो शख्स हमारा अच्छा दोस्त ना बन पाए, लेकिन हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे कि वो हमारा दुश्मन बन जाए, वरना नतीजा ना तुम जानते हो और ना ही मैं। उधर दूसरी तरफ नकाबपोश ध्रुव ने उस हॉल के अंदर अपना कदम रखा जहां नीलामी चल रही थी। इस बड़े से हॉल में रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा था। हॉल के बीचों बीच लाल रंग का गाउन पहने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के ठीक ऊपर रोशनी का एक गोल घेरा पड़ रहा था और पूरे हॉल में सिर्फ उस लड़की पर ही रोशनी थी। उस लड़की के वहां पर खड़े होते ही लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज रहा था। इस माहौल को देखकर ध्रुव भी हैरान रह गया। हॉल के बीचों बीच लाल गाउन में खड़ी वो लड़की किसी भी चीज की नीलामी के लिए अपनी आकर्षित कर देने वाली मीठी आवाज का इस्तेमाल कर रही थी। ये उसकी आवाज का जादू ही था जो एक साधारण सी चीज की कीमत को भी आसमान तक पहुंचा देता था। हॉल में ध्रुव ने अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ाया और अपने लिए ऊपर की तरफ एक खाली जगह ढूंढकर बैठ गया। इस जगह पर बैठकर ध्रुव अब उस लड़की को अच्छे से देख पा रहा था। वहां बैठने के थोड़ी देर बाद आसपास से आती आवाजों को सुनकर उसे इस बात का अंदाजा लग गया कि नीलामी में आए आधे से ज्यादा लोग सिर्फ उस लड़की को देखने के लिए ही वहां पर आए हुए थे। ये लड़की दरबार महल की हर नीलामी को संभालने वाली सायरा दरबार थी। मेसोडोरिया शहर में सायरा की खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ फैले हुए थे। उसका गोरा रंग, पतली गर्दन और तीखे नयन नक्श से किसी की नजर नहीं हटती थी और वो जो कुछ भी पहनती उसमें वो किसी भी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। हॉल के बीचों बीच खड़ी सायरा को देखने के बाद ध्रुव ने हॉल में बैठे सभी लोगों की तरफ नजरें घुमाना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो गया और उसके मुंह से निकला, बाबा यहाँ पर? अपने पिता अरेंद्र को वहां देखने के बाद कुछ वक्त के लिए उसकी नजरें उन पर ही ठहर गईं और उसने मन ही मन में कहा, क्या बाबा को भी इस लड़की में कोई दिलचस्पी है जो वो यहाँ पर आए हुए हैं? लेकिन अपने पिता को लगातार हैरानी से देखने के बाद अगले ही पल उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो उनके बारे में गलत सोच रहा था, क्योंकि अरेंद्र की नजर सायरा पर नहीं बल्कि नीलामी के लिए आने वाली किसी चीज का इंतजार कर रही थी।
ध्रुव ने अपने पिता की तरफ देखते हुए अपने आप से कहा, आखिर बाबा इस नीलामी में क्या लेने आए हुए हैं? थोड़ी देर में ध्रुव की नजरें उसी मैसेडोरिया शहर के दो दूसरे दल, आमिश दल और लश्कार दल के लीडर्स पर गई। उन सभी को वहां पर देखने के बाद ध्रुव ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, आखिर इस हॉल में ऐसी कौन सी चीज की नीलामी होने वाली है जिसके लिए इन सभी दलों के लीडर्स को नीलामी में आना पड़ा? हो ना हो कोई खास बात तो जरूर है जो ये तीनों एक साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखने के बाद एक बार फिर से ध्रुव की नजर सायरा पर गई और उसने इस बार उसे देखते हुए मन ही मन में कहा, मुझे तो लगता है कि इस लड़की की खूबसूरती और आवाज का जादू ही कुछ ऐसा होगा जिससे हर कोई इसकी ओर खिंचा चला आता होगा। नीलामी के वक्त जब बोली लगाने वाले लोगों को ये देखती होगी तो उस समय यहाँ का माहौल कुछ और ही हो जाता होगा। ध्रुव सायरा के बारे में मन ही मन ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसने देखा कि सायरा ने अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए 2 बार ताली बजाई। उसका ये इशारा मिलते ही वहां रखी एक मेज पर रखे लाल रंग के कपड़े पर सफेद रंग की रोशनी पड़ी। उस लाल रंग के कपड़े के नीचे कुछ रखा हुआ था। अगले ही पल सायरा की मीठी आवाज उस हॉल में गूंजी, ये आप सभी के लिए है। आज नीलामी घर में एक अनमोल चीज नीलामी के लिए आई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ बैठे सभी लोगों को ये चीज बहुत ही दिलचस्प लगेगी और आज उसकी बोली बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगी। सायरा के अगले ही इशारे पर एक लड़की उस मेज के पास पहुंची और उस चीज को ढके हुए लाल रंग के कपड़े को हटा दिया, जिससे सबकी नजरों के सामने ध्रुव की लाई हुई अमृत धारा की वो हरे रंग की शीशी दिखाई देने लगी। सायरा ने अपने कदमों को उस शीशी की ओर बढ़ाया और उसे अपने हाथों में उठाने के बाद हॉल में बैठे हुए हर शख्स को वो हरे रंग की अमृत धारा दिखाने लगी। हॉल में बैठे सभी लोगों की नजरें इस वक्त सायरा के हाथ में मौजूद उस अमृत धारा की शीशी पर टिकी हुई थी। सभी लोगों का ध्यान तोड़ते हुए सायरा ने अपनी मीठी आवाज में कहा, अमृत धारा। इस शीशी में आप लोगों को जो हरे रंग के पानी जैसी चीज नजर आ रही है उसे अमृत धारा कहते हैं। यह अमृत धारा एकलव्य रैंक के नीचे के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एकलव्य रैंक को हासिल करने के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग में ये बहुत मदद कर सकती है। अगर यहाँ बैठे लोगों में से कोई अपने बच्चों या पोते पोतियों को जल्द से जल्द एकलव्य बनते हुए देखना चाहता है तो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही चीज है। सायरा के मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द ने उस हॉल में आए हुए सभी लोगों को उसकी बातों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। सायरा नीलामी के दौरान जैसे जैसे लोगों को अमृत धारा के बारे में बताई जा रही थी सभी उसकी बातों में खोते जा रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस अमृत धारा के बारे में जानना चाहते थे। उन्हीं में से किसी एक ने सायरा से सवाल किया, अमृत धारा तो क्या ये सही में शक्तियों के सितारे को जल्दी जल्दी बढ़ाने में मदद करती है? इस सवाल के जवाब में सायरा ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल सही। इस अमृत धारा की जांच हमारे चरक गुरु ने की है। इसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस बात के लिए मैं आप सभी को भरोसा दिलाती हूँ। सायरा ने जैसे ही अमृत धारा पर भरोसा दिलाने के लिए चरक गुरु का नाम लिया, उसके बाद जिन लोगों को इस पर थोड़ा बहुत शक हो रहा था अब उन्होंने भी इस बारे में सवाल उठाने बंद कर दिए। यहाँ हर कोई जानता था कि चरक गुरु की जांच की हुई औषधि कभी भी गलत साबित नहीं हो सकती थी। यहाँ तक कि हॉल में मौजूद तीनों दलों के लीडर्स भी चरक गुरु को बहुत मानते थे। अमृत धारा के लिए इस तरह का माहौल देखकर अब कोने में बैठे हुए नकाबपोश ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, ऐसा लग रहा है कि आज अमृत धारा के लिए बहुत बढ़िया बोली जाने वाली है। मन ही मन खुद से इतना कहने के बाद ध्रुव का ध्यान अपने पिता अरेंद्र की ओर गया। उसने अपने पिता के चेहरे को ध्यान से देखने के बाद गौर किया कि वो शायद अमृत धारा में दिलचस्पी ले रहे थे। इधर जैसे ही सायरा ने अमृत धारा से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए, हॉल में से किसी की आवाज गूंजी, 8500 सोने के सिक्के। तुरंत ही किसी और ने भी अगली बोली लगाते हुए कहा, 9000 सोने के सिक्के। अमृत धारा के लिए बोली की कीमत बहुत ही जल्द बढ़ते हुए 13000 सोने के सिक्कों तक पहुंच गई। भले ही इस अमृत धारा को खरीदने के लिए शुरुआत में अरेंद्र के चेहरे पर काफी दिलचस्पी नजर आ रही थी, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ बोलियों की कीमतों के थमने का इंतजार करते हुए हॉल में नीलामी की कीमत धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। तभी वहां अचानक से किसी बूढ़े की मगर एक रौबदार आवाज गूंजी, 20,000 सोने के सिक्के। नीलामी की इस बोली को सुनते ही जब हॉल में बैठे
सभी लोगों ने उस आवाज की ओर अपनी नजरें घुमाई तो उन्हें वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। उस आदमी की एक आंख पर आधा दूरबीन नुमा चश्मा लगा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि आमिश दल का प्रमुख अबराल आमिश था। उसकी इस रौबदार आवाज के बाद कुछ देर के लिए नीलामी हॉल में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि वहां मौजूद आधे से ज्यादा लोगों में आमिश दल के बराबर बोली लगाने का दम नहीं था। आमिश दल के प्रमुख अबराल आमिश के इस बोली लगाने पर वहीं मौजूद दूसरे किसी शख्स ने अपनी रौबदार आवाज में उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे अबराल, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें भी इसकी जरूरत है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि इसके लिए तुम्हारी उम्र कुछ ज्यादा हो चुकी है? इतना कहते हुए वो शख्स हंसने लगा। उसकी बात का जवाब देते हुए अबराल ने कहा, अरे लश्कार दल के लीडर ममराज लश्कार, मैं इस अमृत धारा को अपने पोते के लिए भी तो खरीद सकता हूँ। अबराल की इस बात पर ममराज ने अपनी शातिर हंसी के साथ कहा, अच्छा, फिर तो मैं भी अपने पोते के लिए इसे खरीदने के बारे में सोच सकता हूँ। चलो तो फिर देखते हैं कि तुम्हारे पोते की किस्मत में क्या लिखा है। इतना कहने के बाद ममराज ने तेज आवाज में कहा, 22,000 सोने के सिक्के। उसके इतना कहते ही अबराल ने उस अमृत धारा के लिए बोली लगाते हुए कहा, 23,000। इस पर तुरंत ममराज लश्कार ने भी अपनी बोली की कीमत बढ़ा दी और कहा, 25,000। वैसे ममराज लश्कार और अबराल आमिश दोनों अपने अपने दल के प्रमुख थे और दोनों में दोस्ती भी थी, लेकिन जहां पैसों की बात आ जाए तो दोनों अपना अपना रंग दिखाना शुरू कर देते थे। ये दोनों साथ मिलकर चौरे दल के प्रमुख को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, क्योंकि इनकी नजर चौरे दल के कब्जे में मौजूद हर चीज पर थी। मगर आज ये दोनों अमृत धारा की बोली लगाने के लिए इस तरह से लड़ते हुए नजर आ रहे थे जैसे कि एक ही रोटी के टुकड़े के लिए दो कुत्ते आपस में लड़ते हैं, जिससे कि अमृत धारा की बोली अब 31,000 सोने के सिक्कों तक जा पहुंची थी। तभी पूरे हॉल को हैरान करते हुए एक दमदार आवाज में अगली बोली गूंजी, 40,000। ये बोली सुनकर नीलामी हॉल में बैठे सभी लोगों के साथ साथ आमिश दल और लश्कार दल के दोनों लीडर भी दंग रह गए। ये आवाज शौर्य दल के लीडर अरेंद्र शौर्य की थी। अरेंद्र की तरफ देखते हुए अबराल आमिश ने अपने चेहरे पर एक शातिर हंसी लाते हुए कहा, अरेंद्र, लगता है आपको इस अमृत धारा की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम दोनों के पोतों से पहले तुम्हारे बेटे ध्रुव की शक्तियों का बढ़ना जरूरी है। अबराल के इतना कहते ही ममराज भी उसके साथ हंसने लगा। उन दोनों की हंसी पर ताला लगाते हुए अरेंद्र ने सटीक पलटवार करते हुए जवाब दिया, आमिश, अगर तुम अमृत धारा को वाकई में चाहते हो तो एक और ऊंची बोली लगा दो। मैं अगली बोली नहीं लगाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। अरेंद्र की इस बात पर ममराज और अबराल दोनों खामोश हो गए, क्योंकि हकीकत में दोनों जान चुके थे कि इस अमृत धारा को अरेंद्र जरूर खरीदेगा। वो दोनों तो मिलकर बस अरेंद्र को परेशान करते हुए सिर्फ नीलामी की कीमत को बढ़ा रहे थे। कीमत बढ़ाने में वो दोनों बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके थे, लेकिन इन दोनों की इस चाल को अरेंद्र अच्छे से समझ चुके थे। मगर इस समय वो अपने बेटे ध्रुव की शक्तियों को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कीमत की परवाह किए बिना अमृत धारा के लिए सबसे ऊंची बोली लगा दी थी। पर अब देखना तो ये था कि क्या ये नीलामी और भी आगे तक जाएगी। अरेंद्र की इस बात पर अबराल कुछ सोचने लगा और फिर उसने बोली लगाना बंद कर दिया, क्योंकि असल में वो इस अमृत धारा के लिए नहीं बल्कि इस नीलामी के बाद होने वाली अगली नीलामी के लिए आया हुआ था। उधर दूसरी तरफ अबराल का रवैया देखने के बाद लश्कार दल के प्रमुख ममराज ने भी अमृत धारा के लिए बोली लगाना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी नजर भी अबराल की तरह अगली नीलामी पर थी। जब अरेंद्र के बोली लगाने के बाद किसी ने भी अगली बोली नहीं लगाई, तब सायरा ने सभी को अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में याद दिलाते हुए कहा, शौर्य दल के लीडर अरेंद्र ने इस अमृत धारा की आखिरी बोली 40,000 सोने के सिक्कों की लगाई है। क्या कोई है जो अब भी इसके लिए बोली लगाना चाहता है? सायरा के इतना कहने के बाद अगली बोली लगाने के लिए किसी की भी आवाज नहीं आई, इसलिए सायरा ने आगे कहा, क्योंकि आखिरी बोली शौर्य दल के लीडर ने लगाई है, इसलिए अमृत धारा उनकी हुई। अगले ही पल सायरा ने अपने पास रखे हुए एक लकड़ी के छोटे से हथौड़े को उठाया और उसे मेज पर 2 बार मारते हुए अमृत धारा की बोली को पूरा किया। हॉल में मौजूद सब लोग समझ गए कि अमृत धारा को उसका मालिक मिल चुका था।
फिर अचानक पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और पूरे हॉल में रोशनी जगमगा उठी। रोशनी इतनी ज्यादा थी कि अब सभी एक दूसरे के चेहरे को साफ साफ देख पा रहे थे, लेकिन ध्रुव के नकाबपोश होने की वजह से उसे कोई भी नहीं पहचान। आखिरकार जब इतना कुछ करने के बाद भी अमृतधारा ध्रुव के पिता के पास ही आ गई, तो उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या हंसे। अब उसके पास जो पैसे आने वाले थे वो उसके बाबा के ही थे। इधर दूसरी तरफ एक बार फिर से सायरा ने हवा में अपना हाथ लहराते हुए कहा, अगली नीलामी के लिए सभी तैयार रहें। सायरा के इतना कहते ही एक बार फिर से नीलामी हॉल में अंधेरा छा गया। इस वक्त रोशनी सिर्फ और सिर्फ सायरा के चेहरे पर पड़ रही थी। दरअसल अब वही आखिरी नीलामी होने वाली थी जिसके लिए आमिश दल और लश्कार दल के लीडरों ने अमृतधारा की बोली को और आगे नहीं बढ़ाया। दोनों को अपने पैसे इस अगली नीलामी पर लगाने थे। सायरा ने अपने हाथ में मौजूद उस अमृतधारा की शीशी को वापस मेज पर रख दिया। उसके बाद एक लकड़ी के कटोरे में रखी हुई हरे रंग की बड़ी सी गोली को हाथ में ले लिया। उस गोली को सबको दिखाते हुए उसने कहा, यह है क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक, हरिकेन चांट। जैसे ही लोगों ने सायरा के मुंह से हरिकेन चांट के बारे में सुना, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी शक्ति के इस्तेमाल की ये तकनीक एक योद्धा के साथ जिंदगी भर रहती थी, और ये भी हो सकता है कि उस योद्धा से ये तकनीक उसकी आने वाली अगली पीढ़ी को भी मिल जाए। अगर किसी के पास केवल गोलियां, कोई शरबत या फिर अमृत धारा ही क्यों ना हो, उसके पास ये सब कुछ होने के बाद भी अगर शक्ति की कोई हाई लेवल टेक्निक नहीं है, तो फिर वो कितनी ही गोलियां क्यों ना खा ले, कितना ही शरबत या अमृत धारा क्यों ना इस्तेमाल कर ले, वो कभी भी ताकतवर नहीं बन पाएगा। इसलिए हर कोई सायरा की बताई हुई तकनीक को पाने की चाह में था, लेकिन अब देखना यह था कि उसकी बोली कहां से शुरू होगी। नीलामी घर में बैठे हुए सभी लोगों का ध्यान उस हरे रंग की गोली पर गया। वो गोली इतनी ज्यादा आकर्षक नजर आ रही थी कि कुछ पल के लिए लोग सायरा को तो भूल ही गए। वहीं हॉल में बैठे अरेंद्र का अब इस बोली में शामिल होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम अमृत धारा की बोली में लगा दी थी। हो सकता है यही शायद उन दोनों दलों के लीडरों की चाल थी। वहीं ध्रुव ने ये सब जानने के बाद खुद से कहा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि तीनों दलों के प्रमुख इसे हासिल 31,000 जमा करे थे करने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक आम तकनीकों से काफी बेहतर है। हर कोई इसे पाना चाहेगा। अब तो ये देखना है कि इसकी नीलामी किस हद तक जाती है। अपने आप से बात करते हुए ध्रुव ने कहा, एक बात तो आज साफ हो जाएगी, अब जिस किसी के पास भी ये तकनीक जाएगी, उसके पास एकलव्य बनने का एक आसान तरीका होगा, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो सभी दलों में सबसे शक्तिशाली बनकर सबके सामने उभर कर आए। ध्रुव को इस तरह से परेशान देखकर उसकी अंगूठी में बैठे विदुर ने कहा, आखिर इसमें ऐसी क्या बात है, ये तो सिर्फ क्लास 2 की एक हाई लेवल तकनीक ही है ना। विदुर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसके पास तो शक्तियों का खजाना था, लेकिन अपने आचार्य से इस तरह की बात सुनकर ध्रुव के मुंह से सिर्फ इतना निकला, आप इसे सिर्फ एक नॉर्मल टेक्निक कह रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें कोई खास बात नहीं। और फिर उसने मन ही मन में कहा, आचार्य से इस बारे में बात करना मतलब अपना ही सर खपाना है। वो तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, और तो और वो अपने बारे में कुछ बताते भी नहीं। फिलहाल मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं चुपचाप यहाँ बैठकर नीलामी होते देखूं। जब ध्रुव ने विदुर को इस बारे में सही से जवाब नहीं दिया, तो विदुर ने उसे कहा, मेरे हिसाब से तुम इन सब बातों को भूल कर सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो तो ज्यादा बेहतर है। जिस दिन तुम एकलव्य बन जाओगे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर हाई लेवल की तकनीक क्या होती है। अपने आचार्य की इस बात पर ध्रुव ने जवाब देते हुए कहा, उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत जल्द एकलव्य रैंक तक पहुंच जाऊं। उधर सायरा ने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए उस गोली को अपने हाथ में लिया और अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा, हर कोई इस तकनीक को लेकर इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि इसे हासिल करने के बाद